सर्कल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत की एक ऐसी प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत समय से चली आ रही है और समय के साथ आज भी इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि ये प्रथा गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन आज भी ये किसी न किसी रूप में समाज में व्याप्त है। बिना मूल्य चुकाए श्रम कराने की प्रथा, और इसे बेगार प्रथा कहते हैं। इसमें श्रमिकों की इच्छा के बिना काम लिया जाता है और उन्हें उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अगर बेगार प्रथा को देखें तो बेगार प्रथा सबसे पहले राजस्थान में प्रचलित पाई गई है। सामंतों, जागीरदारों और राजाओं द्वारा अपनी रैयत से मुफ्त सेवाएं लेना ही बेगार प्रथा कहलाती थी। हम देखें तो राजस्थान में उस समय वर्ण व्यवस्था के कुछ वर्णों को छोड़ करके अन्य सभी जातियों को बेगार देनी पड़ती थी। बेगार प्रथा का अंत राजस्थान के एकीकरण और उसके बाद जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ होता है। लेकिन भारत में आज भी ये प्रथा चल रही है। ब्रिटिश काल में देखें तो ब्रिटिश काल में भारत में ये प्रथा आम बात थी। स्वतंत्र भारत में भी इस तरह की घटनाओं का अभी सर्वथा अभाव नहीं है। ये प्रथा अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता के असंतोष की एक बड़ी वजह बनती है। सामंती, साम्राज्यवादी और अफसरशाही प्रायः समाज के कमजोर लोगों से उस समय बेगार करवाते थे। जो उस समय यह काम सामंतों, साम्राज्यवादी और राजाओं द्वारा कराया जाता था, वो आजकल यही कार्य अफसरशाही द्वारा कराया जाता है। अगर अंग्रेजी शासन काल में देखें तो अंग्रेजों के समय में यह प्रथा बहुत ही घृणित रूप से चलती थी, और उसी में हम बेगार प्रथा के अंतर्गत एक प्रथा थी कुली बेगार प्रथा, और उसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। आम आदमी से कुली का काम बिना पारिश्रमिक दिए कराने को कुली बेगार प्रथा कहा जाता था। उस समय विभिन्न ग्रामों के प्रधानों का यह दायित्व होता था कि वह एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित संख्या में कुली शासक वर्ग को उपलब्ध कराएगा, और इस कार्य हेतु प्रधान के पास बाकायदा एक रजिस्टर बनता था जिसमें सभी ग्रामवासियों के नाम लिखे होते थे, और सभी को बारी बारी से यह काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। प्रधानों, जमींदारों और पटवारियों की मिली भगत से और आपसी भेदभाव के कारण जनता के बीच असंतोष बढ़ता जाता है, क्योंकि गांव के प्रधान और पटवारी अपने व्यक्तिगत हितों को साधने या बैर भाव निकालने के लिए इस कुरीति को बढ़ावा देने लगते हैं। इस कुप्रथा के खिलाफ लोग एकत्रित होने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों से अत्यंत घृणित काम कराए जाते थे और उन्हें उनके बिना मन के इस कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाता था। जैसे कि अंग्रेजों की कमोड साफ करना, उनके गंदे कपड़ों की साफ सफाई करना। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों द्वारा कुलियों का शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से दोहन किया जाता था। इसके विरोध में वो लोग धीरे धीरे एकजुट होने लगते हैं। अगर बेगार और कुली बेगार प्रथा के इतिहास को देखें तो सबसे पहले कुछ शासकों ने राज्य में घोड़ों से संबंधित एक घोड़ालो कर बनाया था, और संभवतः ये बेगार प्रथा का ही एक रूप होता है जिसमें कर के रूप में उन लोगों से कार्य कराया जाता था, और ये कुली बेगार प्रथा की शुरुआत होती है। आगे चल करके गोरखाओं के शासन काल में इस प्रथा ने व्यापक रूप को धारण किया। अंग्रेजों ने अपने प्रारंभिक काल में इसे समाप्त कर दिया।
बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने न केवल इसे पुनः लागू किया, बल्कि अब उसको इन्होंने दमनकारी रूप में अपनाना चालू किया। पहले यह कर तब आम जनता पर नहीं, बल्कि माल गुजारी जो नहीं दे पाते थे उन पर लगाया जाता था। प्रायः जो भूमि स्वामी और जमींदार माल गुजारी कर वसूलते थे और कर न दे पाने की स्थिति में ऐसे लोगों से वो बेगार का कार्य कराते थे। ये प्रथा उन काश्तकारों को ही प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती थी जो जमीन का मालिकाना हक रखते थे। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यह सच था कि इन संपन्न भूस्वामी और जमींदारों ने अपने हिस्से का कुली बेगार, भूमि विहीन कृषकों, मजदूरों, समाज के कमजोर तबकों पर लादना शुरू किया, जिन्होंने इस सशर्त पारिश्रमिक के रूप में स्वीकार किया और वो इसके अंतर्गत काम करने लगे। इस प्रकार की प्रथा यदा कदा विरोध के बाद निरंतर चलती रही। 1857 में विद्रोह की क्रांति जब कुमायूं में फैलती है, हल्द्वानी क्षेत्र कुमायूं क्षेत्र का प्रवेश द्वार होता है। वहां से उठे विद्रोह के सुर को उसकी प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया और अंग्रेज उसमें सफल होते हैं। लेकिन धीरे धीरे दमन का क्षोभ छुटपुट रूप से समय समय पर विभिन्न प्रतिरोधों के रूप में फूटता रहता है। इसमें अंग्रेजों द्वारा कुमायूं के जंगलों की कटान और उनके दोहन से उपजा हुआ असंतोष भी शामिल होता है। ये असंतोष धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक बार 20वीं सदी में पूर्वान में कुली विद्रोह के रूप में फूटता है। 1913 में कुली बेगार यहाँ के निवासियों के लिए अनिवार्य किया जाता है। उसका हर जगह पर विरोध किया जाता है और तभी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा इस आंदोलन की अगुवाई की जाती है। अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से उनके द्वारा इस कुरीत के खिलाफ जन जागरण के साथ साथ विरोध भी प्रारंभ किया जाता है। 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत सहित कई लोग शामिल होते हैं, तब बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कुली बेगार आंदोलन के लिए महात्मा गांधी से आशीर्वाद लिया जाता है और वहां से वापस आकर के वो इस कुरीत के खिलाफ जन जागरण करने लगते हैं। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन में आम आदमी की सहभागिता रहती है। अलग अलग गांवों से आए लोगों के हुजूम इसे एक विशाल प्रदर्शन में परिवर्तित कर देते हैं। सरयू और गोमती के संगम के मैदान में इस आंदोलन का उद्घोष होता है। इस आंदोलन के शुरू होने के पहले जिला अधिकारी द्वारा उस समय पंडित हरगोविंद पंत, लाला चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे को नोटिस थमाया जाता है, लेकिन इसका उन लोगों पर कोई असर नहीं होता है और उस समय उपस्थित जनसमूह सबसे पहले बागनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है। फिर 40,000 लोगों का जुलूस सरजू बगल के संगम की ओर चलता है। जो ये घटना है ये बागेश्वर की घटना है। जुलूस में सबसे आगे एक झंडा होता है और उस पर यह लिखा रहता है कि कुली बेगार बंद करो। इसके बाद सरयू के मैदान में एक सभा होती है और इस सभा को संबोधित करते हुए बद्रीदत्त पांडे पवित्र सरयू नदी के जल को लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आज से सभी लोग
कुली का चोला उतार फेंको, कुली बेगार अब बर्दाश्त नहीं होगा। सभी लोगों के द्वारा यह शपथ ली जाती है। गांव के प्रधान उस आंदोलन में अपने साथ कुली रजिस्टर लेकर के आते हैं। शंख ध्वनि और भारत माता की जय के साथ उस समय कुली रजिस्टरों को फाड़ करके संगम में प्रवाहित कर दिया जाता है। अल्मोड़ा का तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डायबल भी उस समय भीड़ में मौजूद होता है। वो भीड़ पर गोली चलाने का निश्चय करता है, लेकिन पुलिस बल कम होने के कारण वो इसे मूर्त रूप नहीं दे पाता है। इस सफल आंदोलन के बाद जनता ने बद्रीदत्त पांडे को कुमायूं केसरी की उपाधि दिया था। इस आंदोलन का लोगों ने समर्थन ही नहीं किया, बल्कि कड़ाई से पालन भी किया था। इस प्रथा के विरोध में लोगों का प्रदर्शन जारी रहता है और इसकी परिणति ये होती है कि सरकार सदन में एक विधेयक ला करके कुली बेगार प्रथा को समाप्त करती है। कुली बेगार प्रथा से जुड़े आंदोलन से महात्मा गांधी बद्रीदत्त पांडे से काफी प्रभावित होते हैं और वो स्वयं बागेश्वर आते हैं और चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं। इसके बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में इस आंदोलन के बारे में लिखा था। इसका प्रभाव अपने आंदोलन के समय संपूर्ण होता है, क्योंकि कुली बेगार प्रथा आंदोलन एक रक्तहीन क्रांति के रूप में समाप्त होती है। तो जो ये आज हमने आपको बताया, ये उत्तरांचल में फैली एक कुप्रथा जिसे कि कुली बेगार प्रथा कहते थे, उसकी घटना और उसकी समाप्ति के बारे में बताया है कि कुली बेगार प्रथा बिना गोली डंडा के, बिना रक्त बहे एक रक्तहीन क्रांति के रूप में होती है। लेकिन आज भी हमारे लिए सोचने की बात है कि क्या वास्तव में ये प्रथा समाप्त हो गई है? अगर इसका उत्तर हम ढूंढें तो इसका उत्तर मिलता है कि नहीं। आज भी अंग्रेजी शासन न होने के बावजूद हम लोगों के कई कमजोर वर्ग के तबकों पर इस प्रकार की प्रथाओं को थोपा जाता है। भले ही भारत सरकार इसे अवैधानिक घोषित किए हो, लेकिन आज भी ये प्रथा समाज के कई बड़े अफसरशाही और कई बड़े लोगों द्वारा आम आदमी पर थोपा जाता है। लेकिन उनकी कहीं पर कोई शिकायत न होने पर, उनकी शिकायतों पर सुनवाई न होने पर ये प्रथा आज भी समाज में दबे रूप से कहीं ना कहीं प्रश्रय पा रही है। आज हम सभी लोगों को शिक्षित होने की आवश्यकता है और समाज में ऐसे लोगों को हम देखें कि किसी से कोई बेगार प्रथा न करा पाए, और यदि वो कार्य कराए तो ऐसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होकर के हमें उसको उसका पारिश्रमिक दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। समाज में जो पढ़े लिखे लोग इन घटनाओं को देखें, उसमें वो उस पीड़ित व्यक्ति का सहयोग प्रदान करें।